नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके लिए जो होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, राजस्थान की सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान की 2020 में राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी, उसका जो 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला पेपर था, उस पेपर में से जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, या अन्य कोई आपका सुझाव हो या अन्य किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी लेना चाहें तो आप कमेंट में भी हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चन उसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी विद आंसर की के साथ में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। यानी कि जो विंडो 10 जो नया अपडेट आया था, विंडो 10 विंडो 9 जो विंडोज़ के वर्जन है, ये उनमें से विंडो 10 की पूछ रहे हैं कि मॉनिटर पर दिख जब लोड होती है उसके बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन इनमें से क्या कहलाती है। फाइल फोल्डर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन और हाल ही में जोड़ी गई रिसेंटली एडेड जो स्क्रीन होती है वो। तो यहाँ पे आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप। क्योंकि फाइल फोल्डर जब विंडो 10 पूरी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद जब हम कोई चीज़ नहीं बनाएंगे या पूरा डेस्कटॉप ओपन हो जाए उसके बाद बना सकते हैं। रिसाइकिल बिन क्या होता है? रिसाइकिल बिन होता है जो भी कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है, और रिसाइकिल बिन में से अगर आप उनको डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, क्योंकि रिसाइकिल बिन में से डिलीट की हुई फाइलों को आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं। और हाल ही में जोड़ी गई स्क्रीन, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो जो राइट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली जो पहली स्क्रीन है वो डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या होती है। जैसे दो कंप्यूटर में दो हार्डवेयर होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जिनको हम छू सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो इनपुट देने के काम आती है, आउटपुट डिवाइस जिससे हमसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसी प्रकार जैसे ये जो डिस्प्ले होती है अपनी, मॉनिटर होता है, स्पीकर्स होते हैं, इस प्रकार अनेक ऑब्जेक्ट्स हैं जो आउटपुट का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। तो इनमें से जो प्लॉटर है वो एक विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लॉटर। डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, जो चैन प्रिंटर, ये एक अलग प्रकार के प्रिंटरों के ही प्रकार हैं ये, लेकिन ये विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल अक्षर, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि एक जो फर्स्ट वर्ड होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में जो 3 लाइन होती हैं छोटी छोटी, जैसे अगर मान लो 1 यहाँ पे O है, उसके बाद एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ पे। तो ये फर्स्ट जो वर्ड है ये कैपिटल किया है, मतलब ठीक है, दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सबसे बड़ा रहेगा, ड्रॉप कैप है ये। इसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे 3 लाइनें होंगी। तो इस जो ऑप्शन होगा MS वर्ड में, इसके लिए हम जो कमांड देंगे वो देंगे इंसर्ट में ड्रॉप कैप। तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का डी, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे 4 नाम दिए, इनमें से आपको ये बताने के इनमें से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, यानी कि जिस पर हम इंटरनेट पे सर्चिंग नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट ब्राउजर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। लेकिन टिंडर जो है एक ये सोशल मतलब एप्लीकेशन, मैनेजिंग एप्लीकेशन है जिस पर आप चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिंडर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चनों की सीरीज अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 10 के बाद में सीधा 19 आया है, तो हमने इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे पेपर में से उनको लिया है, और कंप्यूटर के क्वेश्चनों को ही हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसका मापन किस में किया जाता है। प्रति इंच डॉट्स, प्रति इंच डेटा, प्रति सेकंड डॉट्स और प्रति कैरेक्टर डॉट्स। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन, तो प्रिंटर अगर किसी चीज़ को प्रिंट कर रहा है तो डॉट से करेगा, तो वहाँ पे वर्ड्स होंगे, तो उनको किस चीज़ में मापन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रति इंच डॉट्स होगा, डॉट पर इंच बोलते हैं इसको, प्रति इंच डॉट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो MS वर्ड में कुछ कुंजियाँ होती हैं, जैसे F1 से लेकर, हमें आपको पता होगा जो फंक्शन कीज होती हैं वो कंप्यूटर में 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक।
तो अलग अलग जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं उनमें उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब में इनके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो MS वर्ड है उसमें F12 कुंजी का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होगा? सेव एज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर के लिए। तो MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि अब अगर आपने कोई नई फाइल बनाई है और उसके बाद में आप उसको सेव एज का मतलब दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव होता है, एक सेव एज। सेव जो ऐसे कैसे सेव हो जाएगी, जैसे आपकी फाइल बनी हुई है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है इसका MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, ठीक है, जैसे सीट के नाम से, बुक सीट के नाम से, ऐसे। और सेव एज का मतलब है अगर आप किसी चीज़ को नए नाम से या उस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगा सेव एज, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो F12 जो कुंजी है वो सेव एज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आता है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला रखा है, तो आप जैसे कंप्यूटर में चला रखा है तो वहीं पर आप इन कुंजियों का यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पे जैसे ही आप एक कुंजी दबाएंगे जिससे क्या है कि जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन दिए हैं F8, F9, F10, F11। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा F11। जैसे ही आप F11 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन पर आपका नेट चल जो दिखाई देगा, वो जो विंडो होगी ब्राउजर की वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, अब आउटपुट जैसे हमने बताया था कि इनपुट और आउटपुट दो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, और आउटपुट में भी दो प्रकार का आउटपुट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं या मतलब महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम वीडियो देख सकते हैं, साउंड हम सुन सकते हैं, तो ये दोनों सॉफ्ट कॉपी हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपी की अगर बात करें जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रिंट करवाया है तो प्रिंटर जो कागज़ पर छप के बाहर निकला है, हमने कोई फ़ोटो बनवाई है, फ़ोटो बाहर निकल कर आई है, ये सब जो है ये हार्ड कॉपी होते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे आपको पता है कि मॉनिटर पर वीडियो दिखाई देती है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल इसको भी मॉनिटर ही बोलते हैं, और प्रोजेक्टर पर भी आप फिल्म जैसे देखते हैं जो प्रोजेक्टर अपने क्लासों में या पिक्चर हॉल में जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो लेज़र प्रिंटर ये कैसा है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस निकालता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई संख्या हो या कोई अन्य क्वेश्चन से जैसे आपको लगता हो कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आए तो बताएं, हम आगे फिर इसी हिसाब से जो राजस्थान पुलिस में अब तक पूछे गए पेपर हैं उनका सभी का सोल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाएंगे, जिससे क्या है कि आपको राजस्थान पुलिस का जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसमें आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। और हम यही कोशिश करेंगे आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे उस सब के सभी आपके सही हों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 55, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपने गूगल क्रोम खोल रखा है लेकिन आप उसमें गुप्त रूप से ब्राउज करना चाहते हैं जिससे कि आपकी हिस्ट्री को कोई देख नहीं सके, तो इसमें आप किस चीज़ का यूज करेंगे? न्यू टैब का, न्यू विंडो का, न्यू इनकॉग्निटो विंडो या फिर बुक मार्क का? तो इसमें एक न्यू कॉग्निटो विंडो के नाम से एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप जो 3 डॉट लाइन्स होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर न्यू इनकॉग्निटो विंडो के नाम से उस पर क्लिक करेंगे तो वह गुप्त रूप से ब्राउज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो प्रिंटर होता है एक आउटपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। जो प्रिंटर्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट अगर सीधा समझे तो इम्पैक्ट जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, इनमें से कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इनमें से जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में स्याही पन्ने से मतलब इसके नज़दीक रखी जाती है जो स्याही होती है, इंक जो होती है। थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं इनमें पेज में और इनमें जो स्याही होती है इनमें मतलब एक दूसरे के संपर्क में, कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो होता है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कई बार ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल क्या होता है, इनपुट डिवाइस जैसे हार्ड कॉपी जो आउटपुट होता है उसका एग्जांपल, सॉफ्ट कॉपी जो है उसका प्रिंटर जैसे आउटपुट है उसका एग्जांपल। तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी आपको याद करने चाहिए।
क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र को उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि कौन सी होती है। यानी कि आप अगर किसी साइट को आप बार बार विजिट करते हैं, या आपको पता है इस साइट पे हमारे से पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं और मुझे बार बार ओपन करना पड़ता है, यहाँ से हमें PDF डाउनलोड करनी है, तो उसको मतलब आप किस प्रकार से उस मतलब आप त्वरित पहुँच मतलब आपको तुरंत वहाँ पर पहुँचना हो, तो उसके लिए आप कौन सा कार्य करेंगे। क्लियर कैसे, बुकमार्क, प्रॉक्सी सेटिंग और डिलीट हिस्ट्री। तो ये हो जाएगी बुकमार्क। बुकमार्क यानी कि अगर आप एक वेबसाइट को बुकमार्क कर लेंगे तो वो आपकी हिस्ट्री में सेव रहेगी, और जैसे आप उस बुकमार्क वाली हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस लिंक पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको जो साइट आपसे सबसे ज़्यादा खोलते हैं, या जहां से आपको सबसे ज़्यादा PDF डाउनलोड करनी है, या जो भी आप चीज़ सर्चिंग करते हैं और जो वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको बुकमार्क कर लेंगे तो वहाँ से आपको सीधा उस लिंक पर चले जाएंगे। पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। 68 क्वेश्चन है। पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो और साइज। छोटे छोटे पिक्सल्स जो अपने स्क्रीन पे होते हैं उनसे मिलकर जो रिजोल्यूशन बनता है, और रिजोल्यूशन पूरी स्क्रीन के बीच में होता है। तो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो किससे बनकर, तो पिक्सल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजोल्यूशन। ठीक है ना। पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, मतलब डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है उसमें ये छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर रिजोल्यूशन का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का पूर्ण रूप बताएं, यानी कि इसका SMPS का पूरा नाम बताना है। तो SMPS जो होता है, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई और स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। इनमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो SMPS का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये जो क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो कंप्यूटर की जो बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, उस पूरी सप्लाई को AC से DC में कन्वर्ट करने का कार्य करता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान प्रबंधन कार्य का भाग होता है। मेमोरी का, प्रोसेस का, फाइल का या फिर डिवाइस का। ठीक है। तो उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस, उपभोक्ता जो यूजर होता है, जो आप खुद अगर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर में होने वाली जो सिस्टम प्रोसेस है, उन दोनों के मध्य को निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रकार का कार्य होता है, तो ये प्रोसेस का भाग होता है। प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होती है वो यूजर और सिस्टम प्रोसेस के मध्य होती है। तो राइट आंसर इसका प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बाइट्स में 2 MB कैसे मेमोरी निम्न में से किसके समतुल्य होती है। ठीक है। बाइट्स में बताएंगे तो आपको पता है 1 KB में एक जो KB होती है उसमें 1024 बाइट्स होती हैं, और यहाँ पे आपको बताना है MB में। तो 1024 KB से 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, और उसके बाद में अगर बात करें जो 1 KB होगी वो होगी 1024 बाइट्स में, और KB को अगर हमें MB में कन्वर्ट करना है तो अगेन 1024 मल्टीप्लाई 1024। ठीक है। 1024 मल्टी 1024 यानी कि बाइट्स जब यहाँ पे KB में कन्वर्ट हो जाएंगी तो 1024 KB में 1 MB होती है, और 1024 MB में 1 GB होती है, 1024 GB में 1 टेराबाइट होती है। ये एक क्रम होता है, KB से MB से GB से टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, एक्जोटाबाइट, मतलब ये ऐसे आप इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे 2 MB है इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मतलब जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का कार्य करता है, डिवाइस प्रबंधन का करता है, नेटवर्क प्रबंधन का करता है, मालवेयर से सुरक्षा एंटीवायरस का कार्य नहीं करता है, क्योंकि हमें कंप्यूटर में एंटीवायरस को अलग से डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मालवेयर से सुरक्षा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 103 है, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है। रैम है, ALU, मदरबोर्ड और रजिस्टर्स। तो CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं मतलब लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, जो ये सारे कार्य होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो ये CPU में ALU में होते हैं। ALU की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। ठीक है ना। रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है। रैम और रोम दोनों मेमोरी के एक प्रकार होते हैं, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। रैम जो मेमोरी होती है ये वोलेटाइल होती है, मतलब ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे पावर सप्लाई अगर जब तक रहेगी कंप्यूटर में, जब तक रैम रहेगी, पावर सप्लाई जाते ही ये मेमोरी में जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाता है, रैम जो होती है वो। ठीक है ना।
अस्थायी मेमोरी होती है, रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर ALU होगा, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए है BIOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसमें जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तीनों अलग अलग कंपनियों के हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो 114 है, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे कि बाइट से KB होता है, ठीक है, KB से MB से GB, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे छोटी मेमोरी जो होती हैं वो होती है रजिस्टर मेमोरी, फिर कैशे मेमोरी, फिर रैम मेमोरी और हार्ड डिस्क। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि मेमोरी की सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, उनके क्रम में पूछा जाता है, मतलब सबसे तीव्र गति की मेमोरी कौन सी होती है, सबसे मंदी मेमोरी मतलब स्लोवेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो वो भी सेम प्रोसेस है, जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे मेमोरी में सबसे स्मॉल होता है लेकिन उसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, मतलब जो मेमोरी में सबसे छोटी बाइट होगी, जो सबसे छोटा होगा मेमोरी में, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जो मेमोरी का जितना बड़ा साइज होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि मेमोरी को अगर स्टोरेज के हिसाब से बात करें तो रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है, फिर उसके बाद में कैशे मेमोरी, फिर रैम है और फिर हार्ड डिस्क है। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो ये अपोजिट होगी, सबसे फास्ट जो स्पीड होगी वो रजिस्टर की होगी, फिर कैशे मेमोरी की, फिर रैम की, फिर हार्ड डिस्क की होगी। ठीक है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वही अभी हमने आपको बताया था, तो इसमें सबसे बड़ा मेमोरी का आकार कौन सा होगा। तो सबसे छोटी हमने अभी आपको बताई थी, कैसे मेमोरी सबसे छोटी होती है, फिर उसके बाद में रैम आती है, उसके बाद में फिर सबसे पहले रजिस्टर्स आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्स, फिर कैसे मेमोरी, फिर रैम मेमोरी, उसके बाद में हार्ड डिस्क आती है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक सामान्य डेस्कटॉप में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो मेमोरी का होगा आकार जो होगा वो हार्ड डिस्क होगा। ठीक है ना, तो सबसे जो फास्ट मेमोरी और सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पाएगी कैसे मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में रैम मेमोरी, ये सारे ऐसे प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है ना, रजिस्टर है, कैसे है, रैम है, ऐसे। तो यहाँ पे जो मेमोरी का सबसे बड़ा आकार होगा वो होगा हार्ड डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं, सिंगल यूजर यानी कि सिर्फ एक यूजर यूज करता हो, मतलब सिंगल यूजर एक आदमी जिस चीज़ को यूज कर रहा हो, मल्टी यूजर जिसमें एक से ज़्यादा यूजर हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करता हो, एक रियल टाइम जिस टाइम में अगर आपको इनपुट दिए उसी टाइम वो आपको आउटपुट दे फिक्स टाइम में, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो, तो ये विंडो 95 जो एक प्रकार का होता है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप सभी को पता है जैसे विंडो 95 अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में जो पहले होती थी, तो आप सिर्फ सिंगल यूजर आप उसको यूज कर सकते हैं, सिंगल यूजर के लिए है वो। मल्टी यूजर जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने बैंकों में देखा होगा, अन्य प्रकार जैसे में एक सर्वर होता है या हब होता है, उसमें बाद में 3-4 कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और सभी उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कि अपने जो फास्टेस्ट काम होते हैं, यानी कि जैसे हमें सैटेलाइट लॉन्चर करना है या फिर अपने जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, कोई हमें जैसे अपने ये लॉन्चर होते हैं, बम लॉन्चर होते हैं, मिसाइल लॉन्चर होते हैं, तो उनको रियल टाइम में एक आउटपुट देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को चयन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। ये आप रोजाना, जब भी आप रोजाना मतलब अपने घर तैयारी कर रहे हैं कोई पेपर की, तो आप जैसे ऑफलाइन पेपर आपका होता है तो आप भी वहाँ पे यूज करते होंगे, या फिर आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो जिस पर आप गोले काले करते हैं वही है। तो इसका राइट आंसर OMR हो जाएगा। ठीक है ना, OMR हो जाएगा। OCR जो होती है इसको ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोलते हैं। MICR जो होती है इसको मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर बोलते हैं, जो कि बैंकों में कार्य आती है, अपने जो चेक वेक पढ़ने का कार्य करते हैं। जो एक स्पेशल इंक होती है, ठीक है, जिससे उसके ऊपर कुछ इंक, उस जो मैग्नेटिक इंक होती है जिससे कुछ करेक्टर्स लिखे जाते हैं, जिनको रीड सिर्फ फिर बैंकों की जो इनपुट प्रणाली तो वो इनको पढ़ सकती है। तो चेक वेक को वेरीफाई करने के लिए उनमें यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस बताना है। OCR, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैमरा। तो मैंने अभी आपको बताया, तो OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी एक प्रकार से जैसे अपने कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने का कार्य करती है। जैसे अपने बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं या जैसे बिग बाजार हुआ, उनमें जो भी चीज़ें लेजर लाइट्स वो मारते हैं उसमें पूरी जो लगेज होता है उसकी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा है वो भी इनपुट डिवाइस है, OCR भी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, माउस और वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होते हैं, OCR इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की अगर बात करते हैं, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्व अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हम कई बार कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रीडू और अंडू। किसी कार्य अगर हमने गलती से कर दे उसको वापस हमें अंडू करना है, हम नहीं करना चाहते हैं, या फिर उसे पुनः उसी कार्य को दोबारा से हमने करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई एक लाइन यहाँ पे जैसे ये लाइन खींची, उसके बाद फिर हम सोचा नहीं हम इसको नहीं करना, इसको अंडू कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया अभी, उसके बाद में अगर हम चाहते हैं नहीं ये दोबारा से रीडू हो तो उसके लिए एक और ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है ना, तो दोबारा से ऐसे लाइन आ जाएगी। तो रीडू और अंडू दो होती हैं, इनकी दोनों की शॉर्टकट होती हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे कि रीडू और एक होती है अंडू। रीडू R से स्टार्ट हुई है, अंडू U से स्टार्ट हुई है, तो रीडू के लिए Y पहले आएगा और अंडू के लिए Z बाद में। कंट्रोल प्लस Z अंडू होगा और कंट्रोल प्लस Y से रीडू हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडू करना है हमें, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस Z इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो रीडू पहले आता है, ABCD के जो सीरीज होते हैं उसमें, तो Y भी पहले आता है, अंडू है U बाद में आता है, तो Z भी बाद में आता है। इनकी शॉर्टकट की है दोनों के, कंट्रोल प्लस Y और कंट्रोल प्लस Z। कंट्रोल प्लस Y रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, इनमें से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इसमें हमें क्या होता है, जो आजकल हम विंडोज़ पर कार्य करते हैं, जो अपने फ़ोन है ये सब एंड्रॉइड, इनमें छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं। जैसे व्हाट्सअप की विंडो है, गैलरी की है, उस विंडो पे बस हमें क्लिक करना है, वहाँ पे इनपुट स्टार्ट हो जाता है, वो मतलब ओपन हो जाएगा। लेकिन करेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है इसमें हमें कमांड देनी पड़ती है करेक्टर्स में, तो उसको CUI बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से मतलब GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वो बताना है। लाइनक्स, मिंट, एंड्रॉइड, MS DOS और MS विंडो। तो यहाँ पे GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग एक सिस्टम होता है, ये GUI आधारित सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें कमांड देनी पड़ती है इनपुट के लिए। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रकार का ऐसा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो हम कमांड देंगे वो करेक्टर्स के थ्रू देते हैं, मतलब वहाँ पे कोई ग्राफिकल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। मतलब सहेजने को इंग्लिश में सेव बोलते हैं। कई चीज़ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में भी पता होता है लेकिन हिंदी में आपको क्लियरली नहीं पता होता, जैसे सहेजना को सेव कहते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार आप। तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी चीज़ है? तो वो है माइक्रोफोन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट है जो 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है। तो ये जो चार्ट होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, पाई चार्ट। अपने MS एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट का यूज करते हैं, जैसे बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। इनका अलग अलग कार्य होते हैं और इनमें जो अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे अगर बात करें पाई चार्ट जो होता है इसमें केवल एक ही डाटा की श्रेणी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इस प्रकार के, जैसे अपने क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग में, यहाँ पे कोई चीज़ का बता दिया, जैसे एक आदमी की इनकम बता दी उन्होंने, इनकम है और वो 20% शिक्षा पे खर्च करता है, 10% अपने भोजन पे करता है, 5% अपने ट्रेवल पे करता है। तो यहाँ पे जो जो पाई चार्ट होता है इसमें डाटा एक होता है और विश्लेषण मतलब आप अलग अलग चीज़ों के कर सकते हैं। बार चार्ट, कॉलम चार्ट और जो बबल चार्ट्स होते हैं इनमें डिफरेंट, जैसे कॉलम चार्ट दो डाटा का मान होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे X और Y जो अक्षांश होते हैं उस प्रकार से दो अक्षांश दिए जाते हैं ऐसे, एक यहाँ पे डाटा होगा एक यहाँ पे, दो डाटा की कंपैरिजन करते हैं बार चार्ट में। पाई चार्ट जो होता है, जो कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट की अगर बात करें तो बार चार्ट में जैसे विभिन्न डाटा को बार के रूप में ऐसे 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 दर्शाया जाता है, उनको ऐसे ऐसे एक बार बना दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे
इस प्रकार से यहाँ पे एक कोई डाटा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये एक्स का डाटा है, फिर ये वाई का दे दिया, ये जेड का दे दिया, फिर ये पुनः है यहाँ से बढ़ा के और इसका दे दिया ऐसे। तो ये अलग अलग चार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो MS एक्सेल में इनमें से कौन सा 100% जोड़ने का जो कार्य करता है वो होता है पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो GUI का पूर्ण रूप हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो पॉइंट पे भी इनपुट कर सकती है, जैसे कि अपने माउस यूज करते हैं, कोई भी करेक्टर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो इनपुट यूज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट और एक होता है स्कैनर, इनमें से हमें एक बताना है। ठीक है ना, कौन सा है जो एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्कैनर है ये एक इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरे एक डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन करने का कार्य करता है। तो ये एक इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात करें तो सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम और लास्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है ये बताना है कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम में से भिन्न दर्शाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 6 नवंबर की फर्स्ट पारी में पेपर में पूछे गए थे, उनका यहाँ पे विश्लेषण किया है। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास आने वाले सभी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण जो वीडियोज हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।